मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं पहले भी इस मंच पर झुनझुनवाला जी ने, सुरेखा जी ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं माफ़ी के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा पटना और लखनऊ के यादवों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और विश्वास हो गया हो तो एक बार जरा मेरे सम्मान में भी ताली बजाओ। जिस प्रकार की स्थितियां यहाँ चल रही है, यादवों को कह के ही ताली बजानी पड़ेगी। आप मेरा सम्मान बनाए रखिएगा। सुबह तक मेरा सम्मान आप ही के हाथ में है। जो लोग अभी भी आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आइए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष होने वाली ये अनवरत परंपरा है। इस कवि सम्मेलन की पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान है। होली पर होने वाले 3-4 बड़े कवि सम्मेलन हैं देश के, जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है, पूरी दुनिया में होती है। उसमें होने वाला ये मारवाड़ी समाज के पटना का ये कवि सम्मेलन है, जो इस मेमोरियल हॉल में होता है। मैं एक बार इस कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जरा जोरदार तालियां बजाकर मुझे अनुमति दीजिए कि मैं होली की इस हुड़दंग के कवि सम्मेलन को आपके बीच शुरू करूं। आइए, मैं पहला कवि जो हास्यव्यंग्य का कवि है, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आया है, उसकी उम्र कम है लेकिन उसकी यात्राएं लंबी है। इतना प्रतिभाशाली कवि है वो, तो क्या उसके यहाँ तो उसकी प्रतिभा नीचे तक पहुंच गई। अभी मैं और शंभू शिखर कानपुर के कवि सम्मेलन में गए थे बिठूर महोत्सव में, तो इसके घर चाय पीने गए तो इसका 3-3.5 साल का बेटा बाहर खेल रहा था, फुटबॉल उछाल रहा था। तो मैंने अंदर जाके इसमें बड़प्पन झाड़ते हुए कहा, मैंने कहा हेमंत तेरा बेटा फुटबॉल उछाल रहा है, पड़ोसी के कांच फूट जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। तो इसने वहीं से झांक कर देखा और फुल कॉन्फिडेंस से कहा कि सर ये मेरा बेटा थोड़ी है। मैंने कहा तेरा बेटा कौन सा है? बोले ये तो मेरा भतीजा है। मेरा बेटा तो वो है जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। अब आप सोचिए, हास्यरस कवि के घर में आनंद कहाँ तक पहुंच गया है, और वो आनंद की वर्षा करने के लिए आपके बीच आया है। मैं उसे बड़े आग्रह के साथ बुलाना चाहता हूँ कि श्वेत व्यंग्य का, हास्य का एक अद्भुत कवि, और इस समय पर जो हंसाना आपको चाहता है, क्योंकि हंसना बहुत कठिन काम हो गया है। हमारे आदम गोंडवी साहब ने कहीं पर लिखा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। अब जरा, ये बहुत प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन है, यहाँ सुनने वाले लोग वे आम लोग नहीं है जो मेलों ठेलों में कविता सुनने आते हैं। यहाँ वो लोग हैं जो एक एक कवि को छांट कर बुलाते हैं, फिर उसे मन से सुनते हैं। अगर जमता है तो ताली बजाते हैं, वरना फिर ड्राइंग रूम में, ग्रीन रूम में बाहर जाके कवि को बजाते हैं। तो कवि भी जो नहीं पहली बार आए वो थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन हेमंत पांडे जो हमारे बीच कानपुर से आया है, जरा उसको सुनने के लिए मन बनाइएगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री हेमंत पांडे, कानपुर उत्तर प्रदेश। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूं। शशिकांत भैया भी बता रहे थे मेरे विषय में। मैं कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित कीजिए। पहले नंबर पे आया हूं तो बहुत हल्के में न लीजिएगा, बहुत अच्छे कवि हैं हम। ये बात थोड़ी देर बाद आप लोग मान जाओगे। सचिन तेंदुलकर ने जब तक ओपनिंग करी तब तक इंडिया कभी नहीं हारी, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मुझे देना चाहिए आपको। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा अपने स्कूल के बच्चे से। हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया Hathi। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गुरु में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं कानपुर से आया हूं। यहाँ तमाम दलों के लोग बैठे हुए हैं। शंभू भैया ने हमसे कह दिया आचार संहिता लग गई है, बेटा किसी दल या पार्टी के नाम न लेना। हालांकि कवियों पर लागू नहीं होती। इस समय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। हमारे कानपुर में भी स्वच्छता अभियान का प्रोग्राम चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे एक विधायक जी ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया।
तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ, हास्य का कवि हूँ मैं। तमाम विधाओं के यहाँ पर कवि बैठे हुए हैं, संस्कार भैया संचालन कर रहे हैं, वो वीर रस के कवि हैं। हमने शंभू शेखर जी से पूछा, हमने कहा वीर रस का केवल एक कवि आपने बुलाया है, इतना बड़ा मंच है, वीर रस के तमाम कवियों को बुलाना चाहिए। तो शंभू भाई ने कहा ये को हमने एक बुला लिया, नहीं पटना में वीर रस के कवियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा वीरता कहीं पर है तो पटना के अंदर है। पटना कितना ज्यादा वीर और मस्ती वाला आदमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एक बार एक अमेरिका का आदमी, एक रूस का आदमी, एक आपके पटना का आदमी, तीनों लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। एयर होस्टेज आई, सबसे पहले तीनों लोगों को चाय दिया, नाश्ता दिया, फिर बियर की एक एक बोतल दे दी। 1 घंटे बाद तीनों टल्ली। एयर होस्टेज सबसे पहले अमेरिका वाले के पास गए, बोली आपकी कोई इच्छा है? अमेरिका वाले लोग एडवांस लोग, उसने कहा भाई इनको लैपटॉप दे दो, लैपटॉप पे काम करना है। उसको लैपटॉप दे दिया, अमेरिका वाला लैपटॉप पे लग गया। रूस वाले से पूछा गया आपकी क्या इच्छा है? उसने कहा हमको मैगजीन चाहिए, उसको मैगजीन दे दी गई। अब पटना वाले से पूछा गया, उसकी इच्छा आपकी इच्छा से मिल जाए तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। पटना वाले से पूछा गया आपकी क्या इच्छा है? उसने कहा ये जहाज अब हम चलाएंगे। ताली जोरदार बजाइए एक बार। बता चुका हूँ बहुत अच्छा कवि हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। शशिकांत भैया बता रहे थे मेरे विषय में कि बसपा का चुनाव चिन्ह लगता है। हालांकि मेरा पेट निकला था, थोड़ा अंदर हो गया है, वो भी बाबा रामदेव के चक्कर में। पहले मैं बहुत मोटा था, तो शशिकांत भैया सबने पूछा ये पेट हमारा निकला इसके लिए क्या कहने? कहेगा हम तुमको रामदेव का नंबर दे रहे हैं, उनसे बात कर लो। हमने बाबा रामदेव को फोन मिला दिया, हमने कहा बाबा हमारा पेट निकला है, कुछ बताइए हमको। कहेंगे बेटा ऐसा करो, तुम सुबह 5 बजे उठा करो और 10 किलोमीटर डेली चला करो बिना नागा किए। अगर नागा कर दिया तो काम नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है। हमने 1 साल बाद बाबा को फोन लगाया। बाबा ने कहा कौन बोल रहे हो? मैंने कहा हेमंत पांडे बोल रहा हूँ बाबा। आपने कहा था 10 किलोमीटर रोज पैदल चला करो, तब से हम चल रहे हैं। अफगानिस्तान हम पहुंच गए हैं, रुक जाए कि और आगे चले हैं। ये शहीदों को समर्पित कवि सम्मेलन है। अभी पुलवामा अटैक हुआ, मैं एक हास्य कविता लेके आया हूँ कि सूझ पाकिस्तान के दोनों गाल गए हैं। चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो मुझे शुरू कर दीजिएगा। सूझ पाकिस्तान के दोनों गाल गए हैं, चाटे को फिर भी वो टाल गए हैं। संसद में पूछा गया इमरान कहाँ है? बोले बिपिन अपवाने अस्पताल गए हैं। बोले क्या सुन रहे हैं आप लोग? बोले बिपिन अपवाने अस्पताल गए हैं। खत्म पाकिस्तान का सब प्लान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। पाक तुझे पीटेंगे हम पानी नहीं देंगे। और चौथी पंक्ति फिर मजा आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। पाक तुझे पीटेंगे हम पानी नहीं देंगे, बहुत दी जवानी अब जवानी नहीं देंगे। जिस दिन पाक तू मेरे हाथ लग गया, तुझे कश्मीर भी लेंगे, हिना रब्बानी नहीं देंगे। तुझे कश्मीर भी लेंगे, हिना रब्बानी नहीं देंगे। फिर ये न कहना कि जान हो गया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। सीने को अपने आप वो नाप बैठा है। और चौथी पंक्ति ठक से लग जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। सीने को अपने आप वो नाप बैठा है, जिसको होना था टाप पे वो टाप बैठा है। देश की सुरक्षा को कोई खतरा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में पाक का बाप बैठा है। बंकर को खोद कब्रिस्तान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। अभी शशिकांत भैया हमसे पूछ रहे थे अभी 2019 का चुनाव में किसकी सरकार आने जा रही है? तो हमने कहा मोदी जी की। कहने के कारण बताओ? कोई कारण तो मुझको मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस को राहुल का विवाद मिला है। कांग्रेस को राहुल का विवाद मिला है। गठबंधन को कैसा ये स्वाद मिला है। अखिलेश भी बोले मोदी हारेगा नहीं, क्योंकि नेताजी का उनको आशीर्वाद मिला है। खत्म गठबंधन का सब प्लान कर दिया, भारत ने जंग का ऐलान कर दिया। मैं हास्य कवि हूँ, 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं जितनी देर रहूंगा तो हंसाने की कोशिश करूंगा। मैंने श्रृंगार की कोई कविता नहीं लिखी, विदेश मैंने आज तक कभी ना सोचा न कभी लिखा। प्यार मोहब्बत के विषय में कोई कविता नहीं लिखी। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ, मजा आ जाए तो मुझे ताली बजा के बताइएगा। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, वैलेंटाइन डे में। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत तो साहब पढ़ना तो छोड़िए, हमने तो आज तक किसी लड़की गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, बीमारी सही तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तालियां कमजोर है आपकी।
मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों संवाद इसी के लिए बोले गए थे। मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। हमारे शंभू भैया आए, कहने लगे यार ये प्यार मोहब्बत के विषय में क्यों नहीं लिखते, प्यार मोहब्बत से दूर क्यों भागते क्यों हो। मैं पहली बार इस मंच पर आया हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे पटना वालों को सुना देना है मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 3 में आई। हम 9 में आए, वो 7 में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं या तो आईआईटी करते हैं या एसएससी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी करते प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। अब किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। कभी आप प्यार नहीं कर सकते साहब, प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। हम लोग हाथ से कभी हम लोगों को सीरियस नहीं लेता। रिश्ते हम लोगों के आते हैं, पता चलता लड़का हाथ से कभी, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि है, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हम लोगों के लौट जाते हैं। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने के बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। हमने कहा पूछिए। कहने के तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से। मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। हम अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे हैं ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहाँ तालियां आती हैं तो हम कहाँ सुनाते छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 45 का पाड़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने में कई 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। देश के जितने बड़े कवि हैं पीछे बैठे, मेरी बारात आए थे, बिल्कुल सच्ची घटना। शंभू भैया से आप पूछ लेना, गवाह हैं। भारत और पाकिस्तान का उस दिन मैच चल रहा था, सेमीफाइनल क्रिकेट का। पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा कि तुम शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे जिसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी।
कहने लगे आज घोड़ी बैठी है, कल को गधी बैठी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। भाई साहब 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, उन्हें बीबी को विदा कराना है। तुरंत के देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। खैर हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आँख खुली, हमारे सिली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी सज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए, हमारे साले ने भगा दिया। हम पुलिस स्टेशन गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम्हें हिम्मत बांटते हो? हमने कहा हाँ। कहने कि तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूँ। व्यंग समझ में आया तो ताली बजा के बताना मेरा व्यंग समझ में आया। हमने एसपी साहब के पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते हैं आप? प्रणाम करता हूँ आपको। व्यंग की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जिन व्यंगों को सुनकर इन तमाम बड़े कवियों का मुझे आशीर्वाद मिलता है। हिंदुस्तान की स्थिति से मैं बड़ी बिगड़ गई है। आज का जब बच्चा पैदा होता है कोई जान ही नहीं पाता कि देशद्रोही है कि देश प्रेमी है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं तय करते, आजकल का नेता तय करता है। कड़वा व्यंग है, अगर आपने पास कर दिया तो अन्य जगह पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात होती तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा, अगर लगे पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द है। एक कवि ने सलीके से कह दिया है तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरी बात सही है। उसने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की ये रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा।